नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस विद छोटे लाल में। तो प्यारे दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी में यूनियन गवर्नमेंट का जो है टॉपिक, जो मेन सब्जेक्ट, टॉपिक नहीं कहेंगे मेन जो चैप्टर है प्यारे दोस्तों इस इंडियन पॉलिटी का, यूनियन गवर्नमेंट, उसकी हम जो है अलग अलग टॉपिक वाइज जो है चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। तो लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था प्यारे दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल के बारे में। तो वो टॉपिक जो है प्यारे दोस्तों हम लोगों का फिनिश हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? यूनियन एग्जीक्यूटिव, है ना, यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेजिस्लेचर एंड यूनियन जुडिशरी, है ना। तो यूनियन लेजिस्लेचर में ही संसद, पार्लियामेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो है प्यारे दोस्तों हमने कौन कौन से टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया अभी तक। तो ये जो है प्यारे दोस्तों इस चैप्टर में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है आर्टिकल 52 to 78 फिनिश कर लिया है। संसद अभी हमने पढ़ा नहीं है प्यारे दोस्तों। ऑर्डिनेंस पावर भी है जो है आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग किस तरह से काम करता है वो हमने पढ़ लिया है प्यारे दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमने अभी नहीं पढ़ा है, जो आर्टिकल 124 से 147 तक पढ़ना है। और उसके साथ प्यारे दोस्तों पढ़ना है कैग, इसी चैप्टर के अंदर में, यूनियन गवर्नमेंट चैप्टर जो है उसके अंदर में कैग के बारे में पढ़ना है। आज जो है आर्टिकल 148 to 151। ओके, तो सो पेरेंट आज हम लोग जो है कैग के बारे में ही डिस्कस करेंगे कि ये कैग होता क्या है, किस तरह से अपना काम करता है यूनियन गवर्नमेंट के अंडर में रहकर। तो प्यारे दोस्तों, कैग का फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो आर्टिकल 148 to 151 में जो है मेंशन है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, कैग इन आर्टिकल 148 में जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है कि कैग विल कम अंडर आर्टिकल 148 के अंदर अंतर्गत आएगा, ऐसा हमारे मेंशन किया गया है संविधान में। तो प्यारे दोस्तों, कैग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है। कैग इज अपेक्स ऑडिट बॉडी ऑफ इंडिया, भारत की शीर्ष लेखा परीक्षक संस्था है। मतलब कि सरकार द्वारा जो खर्चा होता है ना प्यारे दोस्तों, खर्च किया जाता है कौन से सेक्टर में, कौन से क्षेत्र में, कौन से विभाग में, उन सब का लेखा जोखा जो काम करने का काम करता है ना, जांच करने का काम करता है उनका खर्चों का, वो होता है कैग ही है जो सर्वोच्च संस्था है जो जांच करने का काम करता है सरकार के खर्चों के बारे में। तो इसके बारे में जो हम डिटेल्स देखेंगे अभी प्यारे दोस्तों कि ये कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या काम करता है, किस तरह से अपना ये करता है काम। आगे है प्यारे दोस्तों कि कैग इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। कैग जो है किसके रिस्पॉन्सिबल होता है? पार्लियामेंट के, सांसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। ये अपना जो है स्वतंत्र तरीके से काम करेगा, जो इसको अच्छा लगेगा जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए, कहाँ घोटाला क्या हुआ कि नहीं हुआ, किस तरह से सरकार ने पैसों को खर्च किया है, सारा चीज जो है ये स्वतंत्र रूप से काम करेगा, इस पर किसी तरह का दबाव नहीं होता है। तो कैग का एक अपना क्या होगा? चेयरमैन होता है। जो कैग एक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसका अपना क्या होगा? चेयरमैन होगा, जिसको अपॉइंट करेंगे कौन? प्रेसिडेंट, और रिमूव करेंगे भी कौन? प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की सलाह पर उसको रिमूव कर सकते हैं। बस। और रिजाइन ये किसको दे सकता है प्यारे दोस्तों? प्रेसिडेंट को, है ना। किसको रिजाइन दे सकता है? प्रेसिडेंट को ही रिजाइन दे सकता है। इनका टेन्योर कितना होता है? 6 वर्ष का होता है, 65 वर्ष का होता है।
सॉरी 65 वर्ष तक अधिकतम ये बन सकते हैं, और टेन्योर इनका कार्यकाल कितना होता है 6 वर्ष का। और प्यारे दोस्तों, इनका जो सैलरी है, वेतन है, वो कहाँ से मिलता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, भारत की जो संचित निधि है वहीं से इनकी सैलरी मिलती है। कितनी मिलती है? 2.5 लाख। एक सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसकी जितनी सैलरी होती है उतनी ही कैग का जो चेयरमैन होगा उसको मिलता है सैलरी। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और ओथ जो है वो भी कौन दिलाएगा? शपथ वो भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। तो चेयरमैन को नियुक्त करना, रिजाइन देना, रिमूव करना, ओथ दिलाना, ये सब कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही। अब जो है प्यारे दोस्तों, कैग जो है किसका किसका एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है ना? एनुअल रिपोर्ट ऑफ कैग वो सेंट्रल में भी एनुअल रिपोर्ट तैयार करेगा और स्टेट का भी। तो सेंट्रल लेवल में जो है प्यारे दोस्तों वो सबमिट टू प्रेसिडेंट, है ना? अपना एनुअल रिपोर्ट बना करके कहाँ सबमिट करता है? प्रेसिडेंट के पास। और स्टेट में जो है अपना एनुअल रिपोर्ट बना करके कहाँ सबमिट करेगा? गवर्नर के पास। टू एग्जामिन ऑफ कैग रिपोर्ट इन पार्लियामेंट बाय पैक। और जो एनुअल रिपोर्ट बना करके दिया गया है कैग के द्वारा, तो उसके जो रिपोर्ट है कैग के, उन्होंने जो बनाया साल भर का, उसकी एग्जामिन करेगा, उसका जांच करेगा कौन? पैक, है ना? कौन? पैक। तो संसद में पैक जो है वो कैग रिपोर्ट की जांच करता है। और जिसको बोलते हैं पैक मतलब कि लोक लेखा समिति, है ना? लोक लेखा समिति बोलते हैं। जिसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं प्यारे दोस्तों? 22 होते हैं। 22 मेंबर होते हैं इन द पैक, एंड 15 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। तो इस तरह से 22 मेंबर होते हैं पैक में। कैग इज अ गाइड एंड फ्रेंड ऑफ पैक। कैग क्या होता है? एक तरह से पैक का मित्र और मार्गदर्शक होता है। कैग इज अ गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंस। और कैग जो है लोक वित्त का संरक्षक होता है। लोक वित्त मामले पर जो है मतलब कि किस तरह से इसका यूज किया जाए सही तरीके से, है ना? कैसे बचाया जाए उसको, उसका संरक्षक होता है कौन? कैग। पब्लिक फाइनेंस का, वित्त, लोक वित्त का। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि सरकार जिन पैसों का खर्च, है ना, सरकार जिन पैसों को खर्च करता है उनकी जांच कैग करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के तमाम खर्चों की जांच कैग ही करता है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि सरकार जिन पैसों को खर्चा करता है, जितने भी सेक्टर में, जितने भी विभाग में खर्चा करता है, वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके सभी खर्चों का जो है जांच कौन करेगा? कैग करेगा। लेकिन लोकल गवर्नमेंट के खर्चों की जांच कैग नहीं करता। यह भारत सरकार के शीर्ष लेखा परीक्षक होता है। शीर्ष लेखा परीक्षक कौन होता है मेरे प्यारे दोस्तों? कैग। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि भारत की संचित निधि कौन? भारत की संचित निधि आकस्मिक निधि एवं लोक लेखा निधि किसी भी फंड से पैसा निकाला गया हो या भारत सरकार का कभी भी किसी प्रोग्राम पर या भारत सरकार किसी मंत्रालय, है ना, या डिपार्टमेंट पर पैसा खर्च किया हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर खर्च किया हो या किसी कंपनी निगम पर खर्च किया हो, इन तमाम तरह के खर्चों की जांच कौन करता है? कैग करता है। जितना तरह का खर्चा किया है ना सरकार, गवर्नमेंट सरकार या फिर सॉरी स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट, दोनों में जो जितने तरह के खर्चा किए गए हैं, जो भी सेक्टर में, जो भी विभाग में, सभी का जांच कौन करेगा? ये कैग करेगा। कंट्रोलर क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा पर दोस्तों इसका प्रोनाउंसिएशन। जो भी है, तो ये जो कैग का नाम है काम है प्यारे दोस्तों, सिर्फ
ऑडिटिंग करना है, लेखा परीक्षक करना ही इसका काम होता है ना। सॉरी, कंट्रोलर होता है, वही कंट्रोलर, नियंत्रक। तो कैग का काम जो है मेरे प्यारे दोस्तों सिर्फ क्या करना है, ऑडिटिंग, लेखा परीक्षक करना होता है। कंट्रोलर जो है, नियंत्रक जो है, इसकी भूमिका इसकी नहीं होती है ना, इसकी जांच करने की जो है, नियंत्रक करने की जो भूमिका है उसकी इसकी नहीं होती, सिर्फ ऑडिटिंग करता है। कौन? कैग। कैग का पद लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1857 ईस्वी में बनाया गया था। कैग का पद जो है प्यारे दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। कब? 1857 ईस्वी में। पहले यह महालेखा परीक्षक का पद बना दिया गया था, लेकिन जब 1919 का एक्ट आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, है ना, उसके तब इसका नाम जो है बदलकर महालेखा एवं नियंत्रक परीक्षक कर दिया गया। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि अंग्रेजों के समय पहले कैग से पूछकर पैसा लिया जाता था, और जब सरकारें पैसा खर्च करती थी तब फिर उनकी ऑडिटिंग होती थी। ये काम या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ये काम था, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उस टाइम, है ना। कब? जब अंग्रेज शासन करते थे हमारे देश में, तब। तो कैग क्या करता था? सॉरी, कैग से ही पूछ करके जो सरकार थी वो पैसा लेता था और उसका खर्च करता था, तब फिर उसका ऑडिटिंग करता था। कौन? लेखाकार करते थे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लेकिन जब हमारा संविधान बना, 1950 में लागू हुआ, तब उस समय तो इसका नाम यही रहा, लेकिन कंट्रोलर, नियंत्रक की भूमिका कम कर दी गई। यानी आज इनसे पूछकर पैसा नहीं लिया जाता है ना। इनसे पूछकर पैसा लेने का जो काम है वो बंद कर दिया गया, मतलब कि नियंत्रक का जो है काम इनसे हटा लिया गया। नाम वही रहा, लेकिन नियंत्रक का काम नहीं करेगा। तो ये बात था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से मेरे प्यारे दोस्तों। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमारी फैमिली को बढ़ाते रहिए। कैग फाइनेंस को कंट्रोल नहीं करता, यानी फाइनेंस को एक तरह से कंट्रोलर की भूमिका नहीं होती है। वनली ये जब पैसे खर्च हो जाती है तब उनकी जांच करना होता है कैग का। कैग एक बहुत बड़ी संस्था है, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और रीजनल ऑफिस जो है राज्यों की राजधानी में होती है। तो कैग का जो है मुख्यालय, हेड ऑफिस कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? दिल्ली में है। और जो है रीजनल ऑफिस कहाँ होती है? राज्यों की राजधानी में होती है। एंड कैग को मिसबिहेवियर, कैग पर भ्रष्टाचार का आरोप एवं असक्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। जो कैग है उसको हटाया किस आधार पर जाएगा? पता चलेगा कि वो क्या है, उसमें करप्शन जो है ज़्यादा मात्रा में आ गया है, या फिर मिसबिहेव कर रहा है किसी के साथ, तो इस आधार पर जो है उसको उसके पद से हटा सकता है। या फिर देखा जाएगा कि उसमें अक्षमता आ गया है, वो सही से काम नहीं कर पा रहा है, तो इस तरह से उसको हटा सकता है। लेकिन संसद में पहले इसका बिल रखा जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होगा, तब राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह पर। तो ऐसे ही इसको हटा नहीं सकते हैं। राज्यसभा और लोकसभा में दोनों सदनों से क्या होना चाहिए? बिल पास होना चाहिए, उसके बाद ही राष्ट्रपति जो है इनको इसके पद से हटा सकता है। कैग को उसी तरह से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज। सुप्रीम कोर्ट का जज को जिस तरह से हटाया जाता है, उसी तरह से कैग का चेयरमैन को भी हटाया जाता है, क्योंकि कैग चेयरमैन की जो रैंक होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उसके बराबर होती है ना, इक्वल होता है रैंक इसका।
कैग का और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कैग का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है एवं इनका रिटायरमेंट 65 ईयर्स की आयु में होती है। जैसे ही 65 साल हो गया तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए और अपने घर में जाके बच्चों के साथ खेलिए। कैग को भारत की संचित निधि से 2.5 लाख की सैलरी दी जाती है, वेतन मिलता है, ये तो हमने देख ही लिया है। आगे मेरे प्यार दोस्तों कि कैग का जब रिटायरमेंट या फिर इस्तीफा है ना देता है, कैग जब अपना रिटायरमेंट या फिर इस्तीफा देता है, जब वह अन्य किसी सरकारी पद पर काम नहीं कर सकता है ना, लेकिन तब वह अन्य दूसरे विभाग पर काम, सरकारी पद पर काम नहीं कर सकता, लेकिन कोई पॉलिटिकल पद एवं प्राइवेट काम कर सकता है ना। कैग जैसे ही रिटायरमेंट दे दिया, अपना रिटायर हो गया या फिर इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद वो कोई भी सरकारी पद पर काम नहीं करेगा, है ना। और इसकी जगह पर वो पॉलिटिकल पद पर चुनाव लड़ सकता है या फिर अपना प्राइवेट काम कर सकता है, लेकिन सरकारी पोस्ट पर फिर से नहीं आएगा। कैग एनुअल रिपोर्ट सेंट्रल में राष्ट्रपति को देगा, ये तो हमने पहले देखा है, और राष्ट्रपति संसद में रखवाएगा, तथा स्टेट में गवर्नर को देगा और गवर्नर राज्य विधायिका में रखवा देगा, है ना। तो सेंट्रल लेवल में एनुअल रिपोर्ट किसको सौंपता है, राष्ट्रपति को, और स्टेट में अपना एनुअल रिपोर्ट किसको देगा, गवर्नर को देगा, राज्यपाल को देगा, और राज्यपाल फिर इसको कहाँ रख देगा, विधानसभा में। संसद में कैग रिपोर्ट की जांच करती है। उसके बाद प्यारे दोस्तों वही डिटेल्स जानकारी जो हम पहले देखे थे कि संसद में जो है पैक जो होता है ना, लोक लेखा समिति जो होती है, वो कैग द्वारा जो रिपोर्ट पेश किया जाता है उसकी चेक, उसकी जांच करती है। पैक में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। कैग पैक की मदद करता है। कैग किसकी मदद करता है, पैक की। इसलिए कैग को पैक का मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है। कैग को लोक वित्त का संरक्षक भी कहते हैं। कैग को किसका संरक्षक कहते हैं, लोक वित्त का, पब्लिक फाइनेंस का। तो ये जो है प्यारे दोस्तों कैग है ना। फिर से इसका कुछ शॉर्ट देखते हैं कि कौन से आर्टिकल में क्या बताया गया है, इसके में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं कैग में। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स में जो आर्टिकल है 148 से 151 जो है इसमें बताया गया है। तो 148 के तहत, आर्टिकल 148 के तहत कैग को क्या किया जाएगा, अपॉइंट, रिमूव, रिजाइन और ओथ दिलाया जाएगा। किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। ये चारों काम किए जाएंगे, है ना। आर्टिकल 148 के अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट, रिमूव, रिजाइन एंड ऑथ ऑफ कैग। आर्टिकल 149 में पावर एंड फंक्शन ऑफ कैग जो है, कार्य एवं जो शक्ति है कैग की, वो दिया गया है आर्टिकल 149 के तहत। आगे मेरे प्यारे दोस्तों आर्टिकल 150। तो 150 जो है प्यारे दोस्तों वो फॉर्म ऑफ अकाउंट है, मतलब लेखा का प्रारूप इसमें बताया गया है कि किस तरह से लेखा का काम करेगी कौन, कैग। उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसके तरीके क्या होंगे। और उसके बाद आर्टिकल 151 में है एनुअल रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट जो है वो पेश करना है, वो उसके बारे में बताया गया है। तो प्यारे दोस्तों फर्स्ट कैग जो है, फर्स्ट सीएजी चेयरमैन जो है वो बी नरहरि राव थे। कौन, बी नरहरि राव। और प्रेजेंट में कैग चेयरमैन कौन है, राजीव महर्षि। कौन, राजीव महर्षि है। सॉरी प्यारे दोस्तों, अभी जो है ये राजीव महर्षि भी हट चुके हैं, इनकी जगह पर जो है अभी गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन, गिरीश, ग्रीस, गिरीश, जो भी वो स्पेलिंग आप देख लीजिएगा। तो गिरीश
चंद्र मुर्मू, किधर गया, हाँ ये रहा। तो राजीव महर्षि के जगह में चेंज हो गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जम्मू कश्मीर के क्या थे, राज्यपाल भी रह चुके, है ना। तो ये थे गिरीश चंद्र मुर्मू, अभी हैं कैग के चेयरमैन। थोड़ी गलती हो गई थी, मुझे याद नहीं आया था। आगे देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, कैग एक्ट 1976, कैग एक्ट 1976 जो था, इसमें क्या क्या बताया कि सेंट्रल लेवल में ऑडिट करेगा कैग, और अकाउंट जो है वो सीजीए, है ना, लेखा नियंत्रक जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, नई संस्था जो है बनाई गई थी, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ऑडिट करने का काम कैग और अकाउंट संभालने का काम कौन करेगा, सीजीए। कौन, सीजीए। और स्टेट में जो है ऑडिट और अकाउंट दोनों देखेंगे कौन, कैग देखेंगे। ये कब लाया गया था, सीएजी एक्ट 1976 में, है ना। स्टेट के लिए तो दोनों काम अकाउंट और ऑडिट करने का जो है, अकाउंट देखने और ऑडिट करने का काम कैग ही करेगा, लेकिन सेंटर लेवल पर जो है ऑडिट सिर्फ करेगा कैग और अकाउंट देखने का काम सीजीए करेगा, लेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। नई संस्था बनाई गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। अब है प्यारे दोस्तों, कैग एक्ट 1976 जो है से पहले सारा काम कैग करता था। ये जो 1976 का जो एक्ट आया, कैग एक्ट, ये आने से पहले जो है सारा काम, अकाउंटिंग का काम, ऑडिटिंग का काम, सब दोनों तरह का काम जो है कौन करता था, कैग ही करता था, है ना। लेकिन 1976 में अकाउंट सीजीए को दे दिया गया और सिर्फ ऑडिटिंग करने का काम कैग को मिला, है ना। लेकिन स्टेट पर जो है दोनों काम, स्टेट पर दोनों काम कौन करेगा, कैग ही करेगा, है ना। अकाउंटिंग प्लस ऑडिटिंग, है ना। तो इस तरह से ये कैग का जो है प्यारे दोस्तों चैप्टर टॉपिक फिनिश हुआ। आगे हम पार्लियामेंट संसद के बारे में जो है चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों। तो प्यारे दोस्तों इसी तरह से चैनल में बने रहिए और जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और करते रहिए, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।